मेरे पास ये आर्टिकल 30 में खोल के बैठा हूं। आर्टिकल 30 खोल के देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि भारत के सभी नागरिकों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं, सिंपल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का अधिकार है, मेडिकल कॉलेज खोलने का अधिकार है, लॉ कॉलेज खोलिए, बीएड कॉलेज खोलिए, फार्मा कॉलेज खोलिए और आईटीआई खोलिए, पॉलिटेक्निक खोलिए। मदरसा खोलने की इजाजत भारत का संविधान नहीं देता। ये जो मदरसे चल रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों की गलती से चल रहे हैं, जिन्होंने आर्टिकल 30 को, रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन समझ लिया है। इसके ऊपर सबको खुल के बोलने की जरूरत है। आप नहीं बोलेंगे तो केवल मेरे अकेले बोलने से बात नहीं बनेगी। सब लोग बोलिए, आर्टिकल 30 को पढ़िए। आर्टिकल 30 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने की इजाजत देता है। और जब किसी संविधान में किसी एक आर्टिकल में क्लैरिटी ना आए, तो आप सारे लोग एडवोकेट हैं, बहुत साफ साफ है, उस आर्टिकल के आगे पढ़िए, पीछे पढ़िए। और उससे भी क्लैरिटी ना आए तो प्रियम्बल के साथ पढ़िए कि प्रियम्बल का पर्पस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है। क्या भारत का ये जो मदरसा चल रहा है, पहली बात तो इजाजत नहीं है। आर्टिकल 27 कहता है कि मजहब के आधार पर 1 रुपए नहीं खर्च करना। आर्टिकल 28 कहता है रिलीजियस टीचिंग नहीं देना। आर्टिकल 30 कहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना। चलो मान लेते हैं इसमें भी क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो प्रियम्बल के कौन से गोल को मदरसा अचीव करता है? प्रियम्बल में लिखा है सेकुलरिज्म। मदरसा सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है क्या? जोर से बोलिए जरा। प्रियम्बल में लिखा है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो हराम है, मदरसे में सिखाया जाता है डेमोक्रेसी हराम है। प्रियम्बल में लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सबको लिखने बोलने की आजादी है। मदरसे आजादी सिखाते हैं या गुलाम बनाते हैं मानसिक रूप से? जोर से बोलिए जरा। गुलाम बनाते हैं। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मदरसों में कहा जाता है सब लोग एक समान नहीं है। जो इस्लाम को माने वो पाक, जो नहीं माने वो नापाक, सब लोग समान नहीं है। आर्टिकल 14 का वायलेशन। मदरसे में आर्टिकल 27 कहता है, आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत को नहीं, सरकार मतलब छुआछूत नहीं रोकने पे काम करेगी। मदरसों में छुआछूत सिखाया जाता है। अनटचेबिलिटी का मतलब केवल फिजिकल अनटचेबिलिटी नहीं होती। अनटचेबिलिटी का मतलब रिलीजियस अनटचेबिलिटी, स्पिरिचुअल अनटचेबिलिटी, मेंटल अनटचेबिलिटी। मदरसों में अनटचेबिलिटी सिखाई जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने के जजों ने गलती क्यों किया, जानबूझ के किया या नादानी में किया। अब आप लोग कहो, मुझको लगता है नादानी में कर दिया, इसीलिए मैंने एक और पीआईएल फाइल किया। हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस जो एक गलती लगातार कर रहे हैं पिछले 75 साल से, वो धर्म को रिलीजन समझ रहे हैं, रिलीजन को धर्म समझ रहे हैं, जबकि धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। मेरी पीआईएल है, चल रही है, अभी केंद्र सरकार को नोटिस हुआ है। मैंने कहा कि प्राइमरी के स्कूलों में एक चैप्टर डालिए, पढ़ाइए बच्चों को धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। उसमें धर्म और रिलीजन के 20 डिफरेंस क्या है वो मैंने अपनी पीआईएल में लिखा है। एक मैं आपको समराइज कर देता हूं। धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। धर्म यूनाइट्स एंड रिलीजन डिवाइड्स। ये बेसिक डिफरेंस है। दुर्भाग्यवश हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस आज तक धर्म और रिलीजन को एक समझ के बैठे हुए, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 25 में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन था उसकी इंटरप्रिटेशन फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन कर लिया। भारत का संविधान रीतियों की इजाजत देता है, कुरीतियों की नहीं। भारत का संविधान प्रथा की इजाजत देता है, कुप्रथा की नहीं। भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं। भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच नहीं। ये 5 बार जो चल रहा है ये भी हेट स्पीच है, इसलिए हेट स्पीच को डिफाइन करना जरूरी है। और चलो एक बार मान ले कि जो माइनॉरिटी है वो अपना रिलीजियस एजुकेशन खोल सकते हैं, तो फिर सवाल आ गया माइनॉरिटी कौन है? माइनॉरिटी की यूनिट क्या होगी? अरे माइनॉरिटी की यूनिट सैकड़े में होती है कि भाई ये कम्युनिटी कुछ 100 है, इसको माइनॉरिटी मान लो। या माइनॉरिटी की यूनिट 1000 में हो सकती है, चलो ये वाली कम्युनिटी कुछ 1000 है, इसको माइनॉरिटी मान लो। भारत बड़ा है तो चलो लाख ले लो कि भाई ये वाली कम्युनिटी कुछ लाख है, 5 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है, इसको माइनॉरिटी मान लो। माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ नहीं होती। मैं कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुका हूं, आपके सामने भी कह रहा हूं। माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ नहीं होती। जिसकी संख्या करोड़ों में हो उसको माइनॉरिटी नहीं कहते। यूएन कहता है एनी ग्रुप और कम्युनिटी व्हिच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%। ऐसा समुदाय जो सामाजिक रूप से उसकी कोई वजूद ना हो, आर्थिक रूप से कोई वजूद ना हो, राजनीतिक रूप से जिसका कोई वजूद ना हो, संख्या में नगण्य हो, 1% से कम हो, उसको माइनॉरिटी कहते हैं। यूएन की इसी डिफिनेशन को उठा के एक जैन साहब ने पीआईएल फाइल कर दिया। बाल पाटिल केस बड़ा फेमस केस है। बाल पाटिल पहले मुंबई हाईकोर्ट गए, बोले जी हम तो 1% से कम है, हमको माइनॉरिटी का दर्जा दे दो। हाईकोर्ट ने कहा आपने यूएन की जो डिफिनेशन अडॉप्ट किया है उसमें लिखा तो है 1% से कम, लेकिन उसमें लिखा है सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट। तो बोले जी पॉलिटिकली भी हम नॉन डोमिनेंट है, हमारे कोई सांसद नहीं है। बोले तुम इकोनॉमिकली डोमिनेंट हो, तुम पूरे भारत के अर्थतंत्र पे तुम ही चला रहे हो, इसलिए तुम्हें माइनॉरिटी दर्जा नहीं मिलेगा। वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। 2005 में जस्टिस धर्माधिकारी की बेंच ने वो जजमेंट दिया है, 3 जजों की बेंच ने। बड़ा फेमस केस है।
उस समय सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में कहा यह माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट भारत की विभाजन की फाउंडेशन तैयार कर रहा है। 1947 में रिलीजन के आधार पर भारत का विभाजन हुआ है। अगर यह माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट चलेगा, यह देश को फिर से टुकड़े कर देगा। और जानते हैं 2005 में जजमेंट आया, उनको माइनॉरिटी का दर्जा देने से मना कर दिया, और अगले साल 2006 में माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बन गई। उसके पहले भारत में माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री होती नहीं थी। जो यंग जनरेशन, उनको लग रहा है सदियों से माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री चल रही होगी। माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री पहली बार भारत में 2006 में बनी है। इसलिए मैंने इस कानून को चैलेंज किया है कि भारत में यह माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए। और उससे भी बड़ा पाप 2012 में हुआ, जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, तो इसमें लिखा था कि जहां भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे वहां हर जगह लागू होगा। यानी गुरुकुल में पढ़ेंगे, मिशनरी स्कूल में पढ़ेंगे, मदरसा में पढ़ेंगे, जहां पे भी पढ़ेंगे राइट टू एजुकेशन लागू होगा। किसी गुरुकुल ने इसका विरोध नहीं किया, हमको इस कानून के दायरे से बाहर निकालो। किसी इवन मिशनरी स्कूल ने भी विरोध नहीं किया, हमको इस कानून के दायरे से बाहर निकालो। लेकिन जमीयत उलमा हिंद और पर्सनल लॉ बोर्ड ने आंदोलन शुरू कर दिया 2011 में, और 2012 में एकाएक इस राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदल के मदरसों को इसके दायरे से बाहर निकाल दिया गया। तो बाकी जहां स्कूल में टीचर के लिए टीईटी अनिवार्य है, टीचर समझते हैं ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मदरसों में पढ़ाने के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है। मदरसे चूंकि इस राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर हो गए, तो नतीजा यह है कि मदरसे में कौन पढ़ा रहा है सरकार ऑडिट नहीं कर सकती, कौन सा किताब पढ़ाई जा रही है सरकार देख नहीं सकती, कौन पढ़ने वाला, कौन पढ़ाने वाला, कहां से फंडिंग आ रही है, कितने पढ़ाने वाले, कितने पढ़ने वाले, सरकार कुछ नहीं कर सकती। और मदरसे में वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है क्या? जोर से बोलिए जरा। नारी तू नारायणी सिखाया जाता है क्या? सर्वमंगल मांगल्य सिखाया जाता है क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः सिखाया जाता है क्या? नहीं, मदरसों में पाक नापाक सिखाया जाता है, हराम हलाल सिखाया जाता है। भारत का त्यौहार मनाना हराम है। भारत के जो लोग कन्वर्ट नहीं हुए उनके साथ बैठना मिलना हराम है। आप लोग वीडियोस देखते रहते होंगे क्या क्या, ये सब वहीं पढ़ाया जा रहा है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो आपने सुना होगा कि हमारे सेना ने 9 आतंकवादी ठिकाने नष्ट किए। सुना ना आपने? वो आतंकवादी ठिकाना था क्या? वो हाँ, यस, वो आतंकवादी ठिकाना कोई ऐसा ऑडिटोरियम नहीं था। वो आतंकवादी ठिकाना कोई बैंकेट हॉल नहीं था। पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने का मतलब ही होता है मरकज, मदरसा, मस्जिद। पाकिस्तान में ऊपर मरकज बनी होती है, नीचे आतंकवादी बैठे होते हैं। ऊपर मदरसा चलता रहता है, नीचे आतंकवादी बैठे होते हैं। ऊपर मस्जिद बना देते हैं, नीचे आतंकवादी बैठे होते हैं। तो हमारी सेना जाती है वहां के मदरसों को, मरकज को गिरा के आती है। ऊपर से बम करती है तो मरकज मदरसा गिरता है, नीचे जो बैठे वो भी जाते हैं, प्यारे हो जाते हैं 72 के पास। लेकिन सवाल यह है, पाकिस्तान से ज्यादा मदरसे तो भारत में है, और भारत के मदरसों पे हमारी सेना मिसाइल गिरा सकती है क्या? क्या करना पड़ेगा? कानून बदलना पड़ेगा, संविधान की सही व्याख्या करनी पड़ेगी, संविधान का कल्चरल इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, संविधान का पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। बहुत दिक्कतें ये हुई हैं। हमारे जो शुरुआत के जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, चूंकि उनके पेरेंट्स अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे, उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई कॉन्वेंट की हुई थी, तो उनको धर्म और रिलीजन के बीच का अंतर नहीं पता। उन्होंने संविधान की व्याख्या थोड़ा ठीक से नहीं किया, भारत के सुरक्षा को ध्यान में रखते नहीं किया। उस व्याख्या को ठीक कराना है, लेकिन उस व्याख्या को ठीक कराने का तरीका है, जैसे मुंबई में सारे वकील इकट्ठा हुए हैं, ऐसे सारे जिलों में वकील इकट्ठे हों। तो मैं तो विश्व हिंदू परिषद से कहूंगा, भाई साहब ऐसा कार्यक्रम प्रत्येक जिले में रखिए, एक एक रखिए, सबको जगाना होगा। आज ही आप एक नोडल जो है, एक नोडल किसी को अपॉइंट कर दीजिए कि कम से कम महाराष्ट्र के सभी जिलों में एक बढ़िया अपना, जिस तरीके का आज कार्यक्रम हुआ है सभी में होगा। नहीं तो ब्रिजेश जी को बना दीजिए, कुछ दिन के लिए वकालत छोड़ दो भाई, ये काम करो, धर्म बचेगा तो वकालत वकालत होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार आप लोग खड़े हो जाइए, एक मेरा नारा है वो लगा लीजिए। ये हमारा नारा हैक कर लिया वामपंथियों ने। आपको पीछे पीछे बोलना है, हमें चाहिए आजादी। जोर जोर से बोलना है, पूरे हाथ की एक्सरसाइज करते हुए। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी के झूठे इतिहास से, लफ्ज़ जहां लैंड जहाज से, धर्मांतरण कराने वाले जमातियों से, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।